नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप सभी का एक बेहतरीन सहयोग हमको मिल रहा है और हम भी आपके लिए लगातार श्रृंखलाएं लेकर आ रहे हैं। जीव विज्ञान की श्रृंखला में हमने पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे, जहां पर हमने वर्गीकरण के बेसिक की बात की थी। उसके बाद हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, एक चैप्टर जिसका नाम कवक है, जो R.H. विटेकर साहब की जो 5 जगत पद्धति है उसके अनुसार एक उसका जगत है कवक। उसका एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया था। एक दूसरा वीडियो हम आज अपलोड कर रहे हैं जो उसका भाग 2 होगा। भाग 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें, ये आज भाग 2 है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हम हमारे चैनल से संबंधित जितने भी वीडियोस होते हैं, कोई अपडेट्स होती है या फिर कुछ भी क्वेश्चन पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, कोई पोल्स कराने होते हैं, तो वो सारे हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते हैं। और आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिसका आपको मेंशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। साथियों, आप सभी का सहयोग हमें मिल रहा है, लेकिन थोड़ा लगातार सहयोग की और आवश्यकता है। आपका अगर लगातार सहयोग मिलेगा तो हम आपके लिए बेहतर क्वालिटी के और भी कुछ टीचर्स लेकर आ पाएंगे। खैर, अभी अपन शुरू करेंगे कवक का टॉपिक। देखिए, कवक के बारे में एक बात हमने पहले पढ़ ली है कि ये पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं, सारे परपोषी होते हैं। पहला टॉपिक ये हमने पढ़ लिया था। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं कि कवक जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं। क्योंकि विटेकर साहब ने जो 5 जगत पद्धति दी है उसमें जो पहले के 2 जगत हैं, चाहे वो मोनेरा हो चाहे वो प्रोटिस्टा हो, दोनों ही जगत एक कोशिकीय हैं। लेकिन जो कवक वाला जगत है वो बहुकोशिकीय प्राणियों को सम्मिलित करता है, बहुकोशिकीय जीवों को सम्मिलित करता है। लेकिन इसका एक अपवाद आपको ध्यान रखना है। जो इसका अपवाद है वो है यीस्ट। इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बता दिया। यीस्ट का कुछ महत्व या कुछ फ़ायदे भी हैं। देखिए, यीस्ट से अपन 2 चीज़ें बना सकते हैं। एक तो इससे अल्कोहल बनता है और एक इससे ब्रेड बनाई जाती है। इसका एक नाम और है जिसको अपन कहते हैं सेकेरोमाइसीज। याद रखने के लिए ये आपको बता दिया। चलिए, अब अपन आगे इसके टॉपिक पर। यीस्ट हमेशा अपवाद ही आएगा। हम कहते हैं कि जो कवक की बॉडी है, कवक तंतुओं का जाल माइसीलियम कहलाता है, लेकिन ये माइसीलियम यीस्ट में नहीं पाया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी हमने प्रजनन की जो बात पहले वीडियो में कर रखी है, एक बार हल्का सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। 3 प्रकार के इसके प्रजनन पढ़ाए थे मैंने आपको। एक कायिक जनन पढ़ाया। कायिक जनन में मैंने 3 विधियां बताई, खंडन, विखंडन और मुकुलन। बता रखा है पहले ही, खंडन, विखंडन और मुकुलन। अलैंगिक जनन भी करा दिया। अलैंगिक जनन के अंदर मैंने आपको बताया था, एक नाम याद रखना है, कॉनिडिया। बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, बीजाणु या चल बीजाणु या धानी बीजाणु। और एक जो है लैंगिक जनन, ये सारा मैंने पहले वीडियो में डाल रखा है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन, इसके लिए हम पढ़ सकते हैं निशितांड, निशितांड, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। चलिए, ये तो बात हुई पुरानी क्लास की। आज शुरू करेंगे अपन आज का कंटेंट। इससे पहले अपन इरेज कर देते। जी हाँ साथियों, तो हम बात कर रहे थे लैंगिक जनन की। देखिए, जो कवकों में लैंगिक जनन है वो 3 प्रोसेस है उसमें। पहला है, सबसे पहले क्या होगा, उसका पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, या अपन उसको कहेंगे साइटोगेमी। ठीक है। उसका जो दूसरा चरण है वो है कैरियोगेमी। ठीक है दोस्तों, ये मैं हिंदी में लिखूंगा तो भी कैरियोगेमी ही लिखूंगा, इसलिए मैंने अंग्रेजी टर्म इसलिए इंग्लिश में ही लिख दिया है। फिर जो तीसरा चरण है इसका वो है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन देख लीजिए इसको, यानी कि मियोसिस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए,
मियोसिस स्टेप। फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी या साइटोगेमी, सेकंड स्टेप कैरियोगेमी एंड थर्ड स्टेप इज मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। होता क्या है, देखिए प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, प्लाज्मो या साइटो, अपने बायो में कहीं भी टर्म आता है उसका मतलब होता है सेल, यानी कि दो अगुणित जो होंगे कवक तंतु कोशिका पास आएगी और इनका जो आपका साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो मिल जाएगा। यानी कि ये एक एन कोशिका है, ये एक एन कोशिका है। इसका मैंने नोट्स के अंदर डायग्राम बना के प्रॉपर आपको दिया है। तो दो जो सेल हैं उनके अंदर अगर उनका प्लाज्मो आपका साइटोप्लाज्म मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति बन जाएगी, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। ठीक है साथियों, अब क्या होगा अगला स्टेप, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के अंदर एक कोशिका के अंदर आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे इस प्रकार। अब चूंकि ये n था, ये n था और यहाँ दो मिले हैं तो ये कितना हो गया, द्विगुणित 2n। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और इससे कितने बन जाएंगे, 4 स्पोर बनेंगे, बीजाणु बन जाएंगे जो अगुणित होंगे। बीजाणु कह सकते हैं अपन इनको, या फिर क्या कह सकते हैं, स्पोर कह सकते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे, स्पोर कहेंगे। लेकिन एक बात आपको एनसीईआरटी में एक बात दे रखी है कि जो प्रिमिटिव टाइप के फंगस हैं, आदिम काल के जो फंगस हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे ही ये एन और एन मिलता है, ये वाली स्टेज देखने को नहीं मिलती, जैसे ही ये मिलता है और मिलती है यहाँ से 2n टाइप का जो है आपका कैरियोगेमी, साइटोगेमी होने के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो जाती है। लेकिन जो डेवलप प्रकार के जो आपके फंगस हैं उनमें बीच में एक स्टेज बनती है n+n स्टेज, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये जो स्टेज है इसको अपन क्या कहेंगे, इस स्थिति को क्या कहते हैं, केंद्रक युग्म, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डाइकैरियन। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, द्विकेंद्रक प्रावस्था। ये आपको ध्यान रख लेना। ये जैसे कि हमने ये जो स्थिति बनी है n+n, एक कोशिका थी, दो कोशिका पास आई और जब जैसे ही मिली तो इसमें एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक हो गए। ये वाली जो स्टेज है n+n वाली स्टेज, ये स्थिति क्या कहलाती है, केंद्रक युग्म, और ये अवस्था क्या कहलाती है, द्विकेंद्रक प्रावस्था, डाइकैरियन स्टेज अंग्रेजी में अपन कह सकते हैं। चलिए साथियों इसको इरेज कर देते हैं। तो साथियों जो आपने लैंगिक जनन पढ़ लिया है और लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है वो भी पढ़ लिया। अब देख लेते हैं एक जो लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में वर्गीकरण का, जो अपन कवकों के अंदर वर्गीकरण पढ़ते हैं। वैसे तो आपके टॉपिक का सिलेबस के अंदर सामान्य लक्षण ही लिखे हुए हैं, पर एक टॉपिक आपको ध्यान रख लेना चाहिए। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि वर्गीकरण का क्या आधार है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। कवक जाल की आकारिकी कैसी है, कवक जाल जो हमने पढ़ा था माइसीलियम, उसकी क्या आकारिकी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, बीजाणु बनाने की विधि, स्पोर जो बना रहा है कवक वो किस विधि से बना रहा है, और तीसरा है फलनकाय बनाने की विधि। फलनकाय यानी कि फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर स्पोर लगते हैं उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो बीजाणु बनाने की विधि, फलनकाय बनाने की विधि और कवक जाल की आकारी। आइए इसके जो वर्गीकरण के अंदर मेन जो आपके क्लासिफिकेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है वो हम देख लेते हैं। पहला है आपका फाइकोमाइसिटीज, या इसको ओमाइसिटीज भी कहते हैं। ये इसलिए याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि पटविहीन कवक जाल, हमने पढ़ा था कि जैसे अगर कवक जाल होगा उसके अंदर सेप्टा होंगे, अगर ये होंगे तो ये पटयुक्त कहलाएगा, लेकिन ये नहीं होंगे, कंटिन्यूस होगा ऐसा, तो ये क्या है, कवक पटविहीन कवक जाल है। और इसको हमने एक नाम भी दिया था संकोशिकीय, सिनोसाइटिक माइसीलियम। तो वो किस में मिलता है, फाइकोमाइसिटीज में मिलता है। ठीक है साथियों, ये परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, कवक होते हैं। और आपके जो एल्ब्यूगो है, राइजोपस है, ये सारे इसके एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, दूसरा जो आपका है एस्कोमाइसिटीज क्लास, अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, इसका कवक जाल कैसा होगा, शाखित होगा, पटी होगा। इसका जो अलैंगिक बीजाणु है कोनिडिया, वो कोनिडियम धर पर,
कोनिडियम धर पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इसका जो लैंगिक बीजाणु है एस्कोस्पोर, वो है अपनी फ्रूटिंग बॉडी फलनकाय पर अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होता है। दोनों याद रखने हैं। जो अलैंगिक बीजाणु है कोनिडिया वो बहिर्जात रूप से उत्पन्न होता है, और जो लैंगिक बीजाणु है आपका एस्कोस्पोर वो अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होता है। इसके कुछ उदाहरण अपन बात करें, आपने देखा होगा न्यूरोस्पोरा एक इसका एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। ड्रोसोफिला, पादप जगत का ड्रोसोफिला क्यों कहते हैं इसको, ये आप नोट जरूर कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। पादप जगत का ड्रोसोफिला ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, जो जेनेटिक्स में जो जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो ड्रोसोफिला पर किए गए हैं, और इसके समान ही जो प्लांट में जेनेटिक्स रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो न्यूरोस्पोरा पे किए गए, इसीलिए इसको पादप जगत का आपका ड्रोसोफिला कहते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोरिल और ट्रफल, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई थी तो मैंने लिख दी कि मोरिल और ट्रफल जो हैं खाने योग्य कवक हैं। आइए देखते हैं इसके बाद और कौन कौन सी क्लास हैं। साथियों, हमने देख लिया इससे पहले, और अब अपन देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ जो है उसके अंदर जो स्पोर होगा उसका नाम है बेसिडियोस्पोर, और बेसिडियोस्पोर जो होगा वो बहिर्जात, ये लैंगिक बीजाणु है। ये मैंने आपको पहले भी जब जन्म प्रजनन पढ़ाया वहाँ लिखा रखा है, तो ये लैंगिक बीजाणु है। और लैंगिक बीजाणु बेसिडियोस्पोर किस प्रकार उत्पन्न होता है? बहिर्जातीय। देखिए, एस्कोस्पोर अंतर्जातीय उत्पन्न होता है, बेसिडियोस्पोर बहिर्जातीय उत्पन्न होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक बात हम जो उसके अंदर एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर भूल गए, एक कवक होता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से आपको पता है पेनिसिलिन प्राप्त होती है, पेनिसिलिन प्राप्त होती है। और पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक रसायन क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को या तो रोक दें या उनको मार दें, प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है जो अपने को एस्कोमाइसिटीज के अंदर पढ़ना था। और किससे प्राप्त होती है ये भी याद रख लीजिए, तो पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नोटेटम, ये यहाँ से ये प्राप्त होती है। चलिए अपन बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर देख रहे थे, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे, पक्सिनिया और एगेरिकस। आप इसके दो एग्जाम्पल हैं, रस्ट एंड स्मट, ये भी इसके एग्जाम्पल है जो आगे अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोग करते हैं। अपन स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से रोग पौधों में करते हैं। उसके बाद अगली क्लास आती है इसकी ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखिए, इसका एक नाम और है फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं इसको। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर लैंगिक जनन उपस्थित नहीं होता है। ये अपना प्रजनन केवल अलैंगिक या कायिक विधियों से करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा गया है कि हो सकता है कि हमने जो अलैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, जो कवक हैं, उनकी हमने एक अलग क्लास बना दी हो, और इनमें से कोई जीव अगर भविष्य में लैंगिक जनन की विधि इनकी खोज की जाती है तो वो वापस किसी दूसरी क्लास में शिफ्ट किया जा सकता है। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आपको बता दिया। इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया। इससे एक बीमारी होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अगेती झुलसा रोग, आलू का अगेती झुलसा रोग। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद साथियों अपन पढ़ेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि क्या आर्थिक महत्व अपने को फंजाई से है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे पिछली बार क्वेश्चन भी आया है। क्या अपन पहले पढ़ेंगे लाभदायक महत्व क्या है। तो फूड के रूप में अपन क्या कवक को खा सकते हैं? यस, अपन खा सकते हैं। आपको मैंने अभी बताया था, एस्कोमाइसिटीज जब पढ़ाया, मोरिल और ट्रफल खाने योग्य कवक हैं। उसके अलावा मोरकेला होता है, एगेरिकस, एगेरिकस की दो जातियाँ बिस्पोरस और कंप्रेस्टिस, इस दोनों को खाने योग्य कवक अपन कह सकते हैं। उसके अलावा आपका जो यीस्ट है वो एक संपूरक खाद्य के रूप में यूज हो सकता है पशुओं और मनुष्यों के लिए। याद रखना है आपने को, क्या याद रखना है? कवक का भोजन के रूप में उपयोग आया मोरिल और ट्रफल, ये एनसीईआरटी से मैंने उठाया है, वहाँ लिखा हुआ है कि मोरिल और ट्रफल खाने योग्य कवक हैं, तो ये लाइन आपके आ सकती है। उसके अलावा मोरकेला,
एगेरिकस, एगेरिकस की 2 प्रजातियां, बिस्पोरस और कंप्रेस्टिस। ठीक है साथियों, यीस्ट को भी अपन एज ए फूड कम यूज़ कर सकते हैं, संपूरक खाद्य के रूप में। फिर अपन यूज़ देखेंगे इसका औद्योगिक महत्व, इंडस्ट्री में क्या यूज़ है। तो इंडस्ट्री में आप पहले ही बता चुका हूँ, अल्कोहल बनाने में बहुत बड़ा यूज़ होता है। अल्कोहल बनाने में किसका यूज़ होता है? यीस्ट का। यीस्ट नहीं देखे कई बार कुछ और लिखा हुआ आ सकता है, वो क्या लिखा हुआ आ सकता है? सेकेरोमाइसीज, सेकेरोमाइसीज, ये ध्यान रखना है, ये भी दिया हुआ हो सकता है। तो यीस्ट का उपयोग अपन देख सकते हैं। और यीस्ट का एक यूज़ और है, मैंने आपको बताया है, ब्रेड बनाने में। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब अपन देखेंगे कि क्या और क्या क्या यूज़ है। तो आपके एंटीबायोटिक मैंने अभी बताया आपको कि जो पेनिसिलियम है उसका उपयोग अपन पेनिसिलिन बनाने में करते हैं। पेनिसिलियम एक कवक होता है जिसका उपयोग अपन पेनिसिलिन बनाने में करते हैं, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है जो बता चुका हूँ क्या होता है, और ये किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम प्रजाति से। फिर कुछ एल्केलॉइड्स हैं जो अपने को प्राप्त होता है। कौन से एल्केलॉइड हैं? जैसे कि आपका अर्गोटामीन है, या अर्गोटॉक्सिन भी लिखा हो सकता है। ये किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स जो होते हैं उनकी फ्रूटिंग बॉडी से। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? फलनकाय, फलनकाय। ठीक है साथियों, अब अपन बात करते हैं वो चीज़ जो लास्ट ईयर आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछी गई थी, जिब्रेलिन। क्या होता है जिब्रेलिन? एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पादप वृद्धि हार्मोन। जिब्रेलिन भी प्राप्त होता है एक कवक से, उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछ लिया था। तो ये हमने देखे लाभदायक क्या क्या आपके आर्थिक महत्व है। अभी अपन देखेंगे हानिकारक महत्व। लाभदायक आर्थिक महत्व देखने के बाद देखते हैं कि क्या कवक कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कवक से बहुत सारे रोग होते हैं और वो अपन देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट रोग है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि सरसों का एक सफ़ेद किट रोग करके होता है, सरसों का सफ़ेद किट रोग, ये किससे होता है? एल्ब्यूगो कैंडाइडा, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। एल्ब्यूगो कैंडाइडा या कैंडिडा, एल्ब्यूगो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बाजरे का हरित बाली रोग, बाजरे का हरित बाली रोग, ये किससे होता है? तो आपको याद रखना है स्क्लेरोस्पोरा। ये तो याद रखना ही रखना है, ये याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनीकोला। ठीक है, 2 रोग हो गए, सरसों का सफ़ेद किट रोग एल्ब्यूगो कैंडाइडा, और बाजरे का हरित बाली रोग किससे होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनीकोला। उसके बाद तीसरा रोग देखते हैं, गेहूं का किट रोग पूछेंगे, वैसे तो रोली भी लिखा आ सकता है। तो ये पक्सिनिया जाति जो है वो करती है, पक्सिनिया, पक्सिनिया, पक्सिनिया से होता है। ठीक है साथियों, फिर मूंगफली का टिक्का रोग, इंपॉर्टेंट है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट किससे होता है? परसों मूंगफली का आने चलेंगे, तो सर्कोस्पोरा परसोनाटा, सर्कोस्पोरा परसोनाटा। यहाँ स्क्लेरोस्पोरा है और यहाँ सर्कोस्पोरा है, ध्यान रखिएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट रोग जो पहले ही बता चुका हूँ आपको, अगेती झुलसा रोग, यानी कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये किससे होता है? तो अल्टरनेरिया सोलेनी, ये हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज जब अभी पढ़ा है उसके अंदर भी पढ़ लिया था। अब ये पढ़ने के बाद अपन देखते हैं, ये तो प्लांट्स के अंदर है सारे, पादपों के अंदर रोग हैं, पादपों में। अब अपन देखेंगे कि पशुओं और मनुष्यों में ये क्या रोग करते हैं। तो पहली बात तो पशुओं और मनुष्यों में जो रोग करते हैं इनको अपन माइकोसिस कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कौन कौन से रोग हैं? एक आपका रिंग वर्म जो है, दाद खुजली, ये किससे होता है? ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन से होता है। ठीक है साथियों, और एक आपका लंग में इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होगा, वो एस्परजिलस करेगा, याद रखिएगा। एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ, श्वास नली या मुंह में जो संक्रमण होगा उसको अपन कहते हैं कैंडिडियोसिस। क्या कहते हैं? कैंडिडियोसिस। और ये किससे होता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस, एल्बिगो कैंडाइडा से नहीं होता है,
कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है। एल्बिको कैंडिडा से तो क्या होता है, सरसों का सफ़ेद कीट रोग। तो ये हमने आर्थिक महत्व पढ़ लिया है, इसके सारे सामान्य लक्षण पढ़ लिए हैं। आशा है आपको कवक का ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। हम आपके लिए लगातार प्रयासरत हैं, आपके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग की भी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।